आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज स्वास्थ्य पत्रिका के विशेष अंक में हम लेकर आए हैं रूपक योग से जीवन। योग सिर्फ आसन या क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के कार्यों को दक्षता और पूरी सतर्कता के साथ करने की शक्ति भी है। रोग से निरोग होने का मार्ग योग है। योग हमारी सोच, कार्य, ज्ञान और समर्पण को बल देता है और हमें बेहतर इंसान बनाने की दिशा में मदद करता है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। योग के महत्व के बारे में बताते हुए ये हैं योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। हम बात कर रहे हैं कि योग हमारे जीवन को किस तरह से लाभान्वित कर सके, उसमें उसके स्वास्थ्य को और कैसे वृद्धि कर सके। यदि हम अपने स्वास्थ्य को देखें तो इसके 4 पिलर होते हैं। जैसे कार के 4 पहिए होते हैं और जब कार के 4 पहिए होते हैं तो चारों पहियों में समान रूप से हवा हम डलवाते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 पहिए में हवा है और एक पहिया पंचर से चलेगा, नहीं, चारों में समान रूप से हवा चाहिए। तो ये हमारी हेल्थ के 4 पिलर हैं। पहला है डाइट, हमारा भोजन, हम क्या खाते हैं, शरीर के अंदर क्या डालते हैं, उसी से शरीर का निर्माण होता है। तो नंबर 1 है आहार। दूसरा है नींद, हम नींद कैसी देते हैं। तीसरा है व्यायाम, हम एक्सरसाइज शरीर के लिए क्या करते हैं। और चौथा है मेंटल फिटनेस, हम मन के लिए क्या करते हैं। 4 चीजों पर यदि हम रोज ध्यान दें तो हमारा शरीर का और हमारे मन का स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। और यदि इन 4 चीजों में से एक पर भी ध्यान न दिया जाए तो वहीं से ही बीमारी की शुरुआत हो जाएगी। यदि रात को नींद अच्छी ना हो तो आपने देखा होगा सुबह का दिन अच्छा नहीं होता, पेट साफ नहीं होगा, एक्सरसाइज को मन नहीं करेगा, ऑफिस आने को मन नहीं करेगा, आ भी गए तो आलस सा रहेगा, नींद सी आती रहेगी। भोजन अच्छा ना हो तो फिर गैस, एसिडिटी, कब्ज, अफारा, ये सब समस्याएं शुरू हो जाएंगी। और एक्सरसाइज ना हो तो बॉडी में जो ऊर्जा का संचार होना चाहिए, जो सांझ आते आते भी शरीर ना थके और ऊर्जा से भरा रहे, वो व्यायाम से होता है। व्यायाम हमारे पूरे शरीर में रक्त के संचार को बढ़ा देता है। और ऐसे ही हमारा मन है, अपने मन को हमें सजाना है, संवारना है, उसको पॉजिटिव करना है। उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी आइडियाज होने चाहिए, उसमें सकारात्मकता हो, उसमें शुक्राना हो, उसमें एक्सेप्टेंस हो, उसमें गुनगुनाना और मुस्कुराना हो, तो हमारा मन स्वस्थ रहने लगता है। योग इन चारों पर ध्यान देता है। ऐसा नहीं कि योग केवल योग के आसन तक सीमित है। योग बताता है कि आपकी नींद किस तरह से बेहतर हो सकती है, आपका भोजन क्या बेहतर हो, आप मन को किस तरह से अपने सजाएं, संवारें और कौन से व्यायाम करें। तो योग एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच लेकर हमारे शरीर के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। कहते हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, लगातार ख्यालों से भरी है। ये जो सारी वृत्तियां हैं, ये जो लहरें हैं, ये जब शांत हो जाएं उसको योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, उनका शांत हो जाना योग कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। उन्होंने कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं।
प्राणायाम क्यों जरूरी है और अभिनेता सचिन खुराना क्यों इसे करना पसंद करते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। योगा का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राणायाम। उसके भी अत्यंत फायदे होते हैं। पहला तो ये है कि आपके दिमाग में तंदुरुस्ती लाता है, मन को शांत रखता है, रोगों को दूर रखता है और इसके अनेक फायदे हैं। मैं इनफैक्ट 5 तरह के प्राणायाम करता हूँ। पहला होता है कपालभाति प्राणायाम, दूसरा है भस्त्रिका, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी और 5वां नाड़ी शोधन प्राणायाम। योगा को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाइए। प्राणायाम से अपने तन और मन को स्वस्थ रखें। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, अपने परिवार, दोस्तों सभी को योगा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आज व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली से उपजी समस्याओं से ग्रस्त है। तनाव, डिप्रेशन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां धीरे धीरे व्यक्ति को मार रही हैं। योग इन सभी बीमारियों का समाधान देते हुए मन, शरीर और बुद्धि को संतुलित कर व्यक्ति के अंतर्द्वंद और तनाव को खत्म कर आनंद देता है। आप हैं डॉक्टर के दीपक, विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। माइंड मैनिपुलेशन और माइंड को कैसे कंट्रोल करना, तो जो मेडिटेशन है, और मेडिटेशन के साथ बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, शवासन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो रिलैक्सेशन हुआ, मेडिटेशन हुआ, ये एक्चुअली परफेक्ट एंटीडोट है एंग्जाइटी का या फिर और बाकी और चीज़ों का। योगा इसलिए हेल्प करता है क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो आप चिंता में होते हैं, आपको टेंशन होता है। जब चिंता में टेंशन होते हैं तो आपका जो एक बैलेंस होता है, जो आपका रिलैक्स्ड वर्सेस टेंशन, तो जो टेंशन होती है वो बढ़ जाती है। उसको हम लोग मेडिकल की भाषा में बोलते हैं कि उसको सिंपैथेटिक टोन बढ़ गई है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, कभी कभी उसका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, पसीना आने लगता है और फ्रीक्वेंटली इनको होने लगता है। फिर जब ये होता है तो उसको नींद में भी तकलीफ होने लगती है। ये डिस्टर्बेंस होने से आपका जो सिस्टम है वो बिगड़ गया, हायर सिंपैथेटिक टोन की तरफ चला गया, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगा। जो योगा है वो एक्चुअली ऑपोजिट करता है। वो सबसे पहले तो आपको जो सिंपैथेटिक टोन है, जो एंग्जाइटी से रिलेटेड टोन है, ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले उनको कम कर देता है। और नॉट ओनली कम करता है, आपको जो स्टिमुलस बाउंड रिस्पॉन्सेज हैं, आपको जब भी कभी कभी जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, जल्दी ब्लड प्रेशर, उसको सबसे पहले ये ब्लंट कर देता है, ये पूरा ब्लंट कर देता है। तो सबसे अच्छा ये एंटीडोट है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के लिए, जो उसके हॉलमार्क्स हैं, जो इसके पॉइंटर्स हैं। और इसके बाद क्या करता है योगा, आगे जाके आपकी जो रिलैक्सेशन कैपेबिलिटी है और जो आपको टू कैपेसिटी टू डाइजेस्ट, कैपेसिटी टू रिलैक्स, कैपेसिटी टू बिकम काम, वो बढ़ा देता है। इसको पैरासिम्पैथेटिक टोन बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक बैलेंस योगा आपको सिखाता है, आपको स्ट्रांग भी बनाता है। आपको जो कैपेसिटी होती है टू डील विद एनी स्टिमुलाई विच इज ए नॉक्सस और हार्मफुल स्टिमुलाई, उसको डील कर लेता है। तो योगा इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम टू मेंटेन अ बैलेंस। योग हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति में बढ़ोतरी करता है और हमें जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए सशक्त बनाता है। आप हैं मुरारजी देसाई योग संस्थान के गुरु, योगाचार्य डॉक्टर योगी उदय। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात जो होती है, ये शरीर से तो डिपेंड करता ही है, पर मन से भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मन का विज्ञान देखा जाए तो योग ही है और हमारी ये प्राचीन ऋषि मुनियों का देन है। सबसे बड़ी बात ये है, इसके लिए मन को मजबूत करने के लिए हम योगाभ्यास में सबसे ज्यादा जोर देते हैं प्राणायाम पर, यानी यौगिक ब्रीदिंग पैटर्न पर। तो यौगिक ब्रीदिंग पैटर्न जैसे चेस्ट की मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एब्डोमिनल ब्रेथ है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है और उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम है। इन सब का अभ्यास हम करेंगे तो हमारा जो है मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। और जब मेरा मन प्रसन्न रहता है तो हमारी जितने भी डक्टलेस ग्लैंड्स हैं या हमारे और भी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट का फंक्शन है, का फंक्शन है, सभी प्रभावित होता है। तो प्राणायाम का अभ्यास जो है या यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास जो है, किसी एक ही इसमें सावधानी बरतनी होती है। किसी योग्य योग गुरु के संरक्षण में योगाभ्यास पर सीखे किसी योग्य गुरु से।
योग से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेसलर को शारीरिक परेशानी दूर होने में राहत मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेसलर एवं एक्टर संग्राम सिंह की। आइए इस बारे में जानते हैं उन्हीं से। योग का मतलब है जोड़ना। योग हमारे शरीर को हमारी आत्मा के साथ जोड़ने में हमारी मदद करता है और योग करने वाला न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। और जो योगा करेगा वो जिंदगी में हमेशा खुशहाली से जिंदगी जिएगा। अब मैं बचपन में रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट था और वो बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चला गया था। डॉक्टर कहते थे कि बीमारी डेथ के साथ जाएगी, कोई उपाय है ही नहीं। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, मैंने कभी हार नहीं मानी। तो मैं कैसे ठीक हुआ? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, मैं योगा से, नेचर पद्धति से, इनसे ठीक हुआ। और ना सिर्फ ठीक हुआ बल्कि एक डिफरेंट स्पोर्ट्स में आया, रेसलिंग में आया। और रेसलिंग में आया, वहाँ से जर्नी स्टार्ट की, छोटा मोटा रेसलर बना। फिर टाइम आया कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। अगर आप योग करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि हार्ट अटैक की समस्या आएगी नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए योग कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। और फिर मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, वो घबराना नहीं है। और ये आपकी सारी क्षमता कहाँ से आएगी? योग करने से आएगी। और फिटनेस का मैं एक और टिप्स देके जा रहा हूँ आपको, स्पेशली इस खास ओकेजन पर, कि भैया खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना। अगर आप ये करते हैं तो बहुत स्वस्थ रहेंगे। देखिए, जो नॉर्मल एक्सरसाइज है उससे बड़ा है योग, योग से बड़ा है मेडिटेशन, मेडिटेशन से बड़ा है सिद्ध साधना। देखिए, बाहर भागना दौड़ना सारी चीज़ क्या होती है कि हम बाहर की जिम करना, बाहर की मसल्स के लिए तो कर लिया, मगर इंटरनली ऑर्गन है वो योगा से ही मजबूत होंगे। जो भी बीमारी आपके शरीर में वो योगा से ही ख़त्म होगी। तो आप सब स्वस्थ रहिए। न्यू इंडिया इज़ फिट इंडिया। अब ये आप भी कीजिए और आप अपने परिवार में और आपके आसपास सबको इंस्पायर करिए कि वो योगा करें और एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। आजकल डॉक्टर भी योग का महत्व बताते हैं। मोटापे को कंट्रोल करने में योग फायदेमंद बताया जाता है। आप हैं डॉक्टर राजकुमार, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, एम्स। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, हम लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा एक ज्यादा इनएक्टिव वाला पार्ट आने लगता है। हम लोग एक्टिव कम और पैसिव ज्यादा होने लगते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट आता है वो होता है मोटापा या ओबेसिटी। अभी हमारे देश में भी इसलिए ओबेसिटी और मोटापा बहुत बढ़ रहा है। इन सब से बचने का एक बेहतर तरीका योग है। और योग में आपके आसन भी हैं, योग में प्राणायाम भी है, योग में मेडिटेशन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज योग में आपका खाना पीना भी है। आप एक कैसे बैलेंस्ड डाइट को ले सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर हम करें, योग जिसमें एक बैलेंस डाइट इंक्लूडेड है, और जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं उनके लिए, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बहुत सिंपल सा है अपने सांसों पे कंट्रोल करना। और सिंपली यू कैन से प्राणायाम। अगर हम गहरी सांसें लेना सीख लें और गहरी सांसें छोड़ना सीख लें, ये एक तरीका है। दूसरा, अनुलोम विलोम आजकल सबने सुना हुआ है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप सांस लें पहले, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ें, फिर राइट नॉस्ट्रिल से लें और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ें, जिससे अनुलोम विलोम। और ये अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो सिंपली आप गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। ये करके भी आप बहुत बॉडी के और ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। बैठकर ही सुविधाजनक ढंग से कार्य करते हुए कई आसन किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इन आसनों के बारे में योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी से। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यदि हम ऑफिस में हैं तो कौन से योग के आसन हम कर सकते हैं, कौन से अभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम में क्या कर लेंगे, ध्यान में क्या कर लेंगे। उन अभ्यासों की चर्चा करेंगे जो आप कुर्सी पर बैठकर कर सकें। तो यूं तो योग के बहुत सारे अभ्यास हैं। षटकर्म के अभ्यास हैं, आसन हैं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, ध्यान है। षटकर्म में भी अनेक अभ्यास हैं, लेकिन यहां पर हम एक अभ्यास की बात शुरू करते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है और सब जानते हैं, नाम है कपालभाति क्रिया। ये प्राणायाम नहीं है, ये षटकर्म का अभ्यास है जो खाली पेट कर लेना चाहिए जाएगा। कपालभाति क्रिया एक अनूठा अभ्यास है जो सभी कर सकते हैं, और यदि आप ये 5 मिनट के लिए अभ्यास कर लें तो आप निश्चित मानिएगा पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है। बहुत सिंपल टेक्निक है। सांस को बार बार नाक से
ऐसे करते हुए, और पेट जाएगा अंदर की तरफ, सांस बाहर निकला, पेट अंदर गया। अच्छा, धीरे होगा तो पेट ज्यादा अंदर जाएगा, और जब हम जल्दी जल्दी करेंगे तो पेट ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। तो पहले राउंड में ध्यान पेट पर होगा, ऐसे दूसरे राउंड ध्यान फेफड़ों पर होगा, हृदय पर होगा, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पर होगा, और तीसरे राउंड में ध्यान हमारा आंख, नाक, कान, मन, मस्तिष्क, गले से ऊपर सारे अंगों के ऊपर। अब हम बात करते हैं हल्के फुल्के अभ्यास दिन में क्या कर लें। जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा दिन में बैठे बैठे थकान हो गई है, सांझ आते आते ना 4 बजे के आसपास उतनी फ्रेशनेस नहीं होती जितनी सुबह होती है, तो उस समय एक आसन करना, उसका नाम है ताड़ आसन। और खड़े होकर जो भी अभ्यास आपको करने हैं, सूर्य नमस्कार करना है, ताड़ासन करना है, अर्धचक्रासन, जो भी खड़े होकर करने हैं, क्योंकि खड़े होकर शरीर बहुत ज्यादा स्थूल रूप से कार्य करता है। उसके बाद कमर के बल लेट जाएं, उसके बाद फिर पेट के बल लेट जाएं, और फिर बैठकर। तो एक ये सीक्वेंस इस तरह से बना लें। अब बैठकर आसन करने के बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम में एक सीक्वेंस है जो हठ योग के ग्रंथों में बताया है। यदि प्राणायाम करने हैं तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, जो शरीर की सफाई करता है। उसके बाद सूर्य भेदी करना है, ठीक है, उज्जाई करना है तो उज्जाई कीजिए, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका और भ्रामरी, ये सीक्वेंस है। तो एक ये अभ्यास करें, एक प्रोटोकॉल तैयार हो गया हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो आधा घंटा यदि आप रोज दे दें अपने शरीर को, तो आधा घंटे में शरीर खुश हो जाता है। अभिनेत्री पायल रोहतगी भी योग करने में पीछे नहीं हैं। वे प्रतिदिन योग करती हैं और योग के फायदे भी उन्होंने हमें बताए। आइए सुनते हैं कैसे योग उन्हें बेहतर लाइफस्टाइल जीने में मदद करता है। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी और मैं योगा 12 साल से कर रही हूँ। इनफैक्ट ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं योगा नहीं करती, क्योंकि आई बिलीव दैट योगा इज अ जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। तो योगा आप सब करिए, क्योंकि योगा आसना के बारे में नहीं है। योगा एक वे ऑफ लाइफ है, जहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं उस समय जब आप स्ट्रेच करते हैं। योगा से आप पतले भी हो जाते हैं, मगर योगा पतले होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक दिनचर्या को सही दिशा में ले जाने का प्रयास, और वो प्रयास योगा से होता है। इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि योगा ज़रूर करिए। मैं तो दिन में 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक योगा करती हूँ मेरे दिनचर्या के अनुसार। आप अपने दिनचर्या के अनुसार योगा अपने जीवन में लाइए और उससे फ़र्क देखिए। बॉलीवुड अभिनेता जिम से ज्यादा समय योग को दे रहे हैं। खासकर आने वाली फिल्म के लिए वजन कम करने में योग के फायदे के बारे में हमें ये बताया अभिनेता स्पर्श शर्मा ने। जब मैं योग में आया तो मुझे बेसिक लेकिन बहुत बड़ा फर्क जो नजर आया योग में और जिम में, वो ये है कि जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है काफी स्टिफ हो जाती है। वहीं जब योग की मैं बात करता हूँ तो योग एक बहुत ही आत्मिक, बहुत ही नेचुरल क्रिया है जो आपको अपने आप से मुखातिब करवाती है। आप अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। आपके अंदर जो आप हैं, आपके अंदर का ईश्वर है या खुदा है या भगवान है, आपकी आत्मा है, उनसे आप रूबरू हो पाते हैं थ्रू योग। और योग की खास बात सबसे बेहतरीन ये है कि जितनी एनर्जी हम खर्च कर रहे होते हैं, अगर हम कोई शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं योग में, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं योग में, तो उतनी ही एनर्जी आपकी बॉडी में वापस आती है। वो जो पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। आपको वेट लॉस करना है, योग अपनाइए। आपको फिट होना है, योग अपनाइए। आपको अपने आप को बेहतर जानना है, योग अपनाइए। तो मेरा जो तजुर्बा है एज एन ह्यूमन, एज एन आर्टिस्ट, वो ये है कि योग इज फार बेटर देन जिमिंग। योग अपनाइए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। आज बच्चे भी योग में बहुत रुचि ले रहे हैं और इसके महत्व को समझ रहे हैं। ये हैं 16 वर्षीय वृंदा अग्रवाल। नमस्कार, मेरा नाम वृंदा अग्रवाल है। मेरी उम्र 16 साल है और मैं एक कथक डांसर हूँ। इस कारण मेरी रुचि नृत्य में ज्यादा थी, परंतु लॉकडाउन के दौरान क्लासेस बंद हो गयी। तब मैंने अपनी मम्मी को योगा करते हुए देखा और मम्मी की सहायता से कोशिश करती रही और सीखती रही। 1 महीने में ही मैंने अपने अंदर काफी फर्क महसूस किया
आज मैं ऐसे आसन भी कर पाती हूँ जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। योगा को अपनाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वस्थ निरोगी काया, जीवन कितना निखर आया। मानव को समझाना है, आलस को दूर भगाना है। योग स्वास्थ्य की संजीवनी है, अपने तन मन को जगाना है। योग करें, प्राण तत्व का संचार, भविष्य होगा गुलजार। नित्य जो करे योग का पालन, देश में करे योग का प्रचार। ध्यान में जो एकाकर, ज्ञान का होता संचार। इंद्रियों को रखे केंद्रित, होता ईश्वर से साक्षात्कार। धन्यवाद। योग हमारे लिए कितना खास है, आप सबने सुना। उम्मीद है आप भी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके बेहतर स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित रूपक योग से जीवन। सहयोग श्रुति, शरद और केशव का था। प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जानकारी सिकल सेल डिजीज के बारे में। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल खत्री। मैं हूं डॉक्टर अनिल खत्री, अहमदाबाद से। आज हम बात करेंगे सिकल सेल डिजीज। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सिकल सेल का रोग ये क्या चीज है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो जिस तरह के आनुवांशिक रोग कई प्रकार के होते हैं, उसमें से जो अपने खून में आते हैं आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक रोग जिसे हम कहते हैं, वो किसी खान पीन से, बाह्य वातावरण से, किसी वायरस से नहीं होते हैं, लेकिन माता पिता से आते हैं, तो उन्हें आनुवांशिक रोग कहा जाता है। उसमें एक सिकल सेल नाम का रोग है जो इंडिया में काफी प्रचलित है। तो सिकल सेल के दो प्रकार होते हैं। कुछ सिकल सेल के वाहक होते हैं जिन्हें कैरियर भी कहा जाता है और ट्रेट भी कहा जाता है। तो सिकल सेल का जो वाहक होता है उसे खुद को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, वो एक वाहक स्थिति है। लेकिन जब शादी में पति पत्नी दोनों ही वाहक होते हैं, यानी दो सिकल वाहकों के बीच अगर शादी हो जाती है, तो उनके लिए हर प्रेगनेंसी में 25% चांस रहता है कि उनका जन्म लेने वाला शिशु वो सिकल सेल डिजीज रोग ग्रसित होता है। तो अब हम समझें ये सिकल सेल डिजीज क्या है। आमतौर पर हमारे खून के अंदर लाल कण होते हैं, सफेद कण होते हैं और प्लेटलेट होते हैं। तो सिकल सेल डिजीज वो लाल कण का रोग है। इसमें जो लाल कण का स्वरूप होता है, उसका जो शेप होता है, वो किसी नॉर्मल इंसान में सामान्यतः वो गोल ही रहता है। लेकिन जो सिकल सेल डिजीज के दर्दी होते हैं, उनके अंदर वो दांतड़े जैसा हो जाता है, यानी सिकल वो एक साधन है जो आमतौर पर किसान लोग यूज करते हैं। तो वो सिकल शेप का जो लाल कण होता है वो किन्हीं परिस्थितियों में जाके शरीर के खून की नसों में फंस जाता है और खून के बहाव को रुकावट कर देता है, जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट को शरीर में कहीं ना कहीं इतना जोरदार उसको दर्द होने लगता है। तो वो इसका एक हॉलमार्क जिसको हम कहेंगे सिकल सेल डिजीज का है, वो पेन थोड़े से लेके बहुत ज्यादा और क्राइसिस लेवल तक हो सकता है। और जब ये सिकल सेल का अटैक होता है किसी पेशेंट को, तो उसके लिए समय से ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, वरना अगर वो फेफड़ों को असर कर दे तो फिर पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। और अगर वो ब्रेन को अटैक कर दे तो लकवा भी मार सकता है। तो सिकल सेल डिजीज उसको हम बचपन में ही पकड़ सकते हैं। अगर कोई नवजात शिशु का भी टेस्ट किया जाए तो हम बिल्कुल जान सकते हैं, वो उसका स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है। उस ब्लड टेस्ट के जरिए हमें ढूंढना है कि सिकल सेल के दर्दी यानी कि पेशेंट कितने हैं। आमतौर पर ये बीमारी अपने ट्राइबल एरियाज में ज्यादा देखी जाती है, खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक के कुछ भाग, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो अपने ट्राइबल लोग हैं उनमें इसमें खूब भारी मात्रा में इस डिजीज को देखा जाता है। तो जरूरी क्या है
कि हम इन विस्तारों में स्क्रीनिंग करें, स्क्रीनिंग करके जान लें कौन सा बच्चा सिकल सेल डिजीज ग्रसित है। उस बच्चे को हम कुछ अच्छी ट्रीटमेंट में रखें, यानी कि एक फॉलिक एसिड की दवा होती है, दूसरी हाइड्रोक्सीयूरिया की दवा होती है, और ऐसे बच्चों को अगर नियमित पूरा रसीकरण कराया जाए, यानी कि सारी वैक्सीन अगर उन्हें समय से दी जाएं, तो इन बच्चों को हम बहुत अच्छी तरह बड़े होते देख सकते हैं, उनकी तकलीफ कम कर सकते हैं। आमतौर पर एवरेज आयुष्य जो सिकल सेल पेशेंट का जो आयुष्य होता है वो 30 से 40 साल का होता है, और हम कई सारे अपने देशवासियों को खो देते हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छा प्रोग्राम नहीं होता है उनको संभालने का। तो उनकी केयर और सपोर्ट में अगर हम उन्हें छोटी उम्र से ढूंढ के अच्छे उसमें रखें, उनकी ट्रीटमेंट को चैनलाइज करके रखें, तो कोई कारण नहीं है कि उनकी जिंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है और उनका आयुष्य भी करीब करीब 70-80 साल जैसे किसी और लोगों का आयुष्य होता है, एवरेज आयुष्य तक पहुंचाया जा सकता है। पेन के अलावा सिकल सेल पेशेंट को उनके ऑर्गन फेल हो जाते हैं, क्योंकि बार बार ये जो खून का बहाव रुक जाता है उससे वो ऑर्गन डैमेज होता है। तो कई बच्चों की या बड़ों की मतलब कि किडनी बिगड़ जाती है, कहीं उनके और ऑर्गन्स में दिक्कत आ जाती है, तो उनके लिए जिंदगी बहुत कठिन बन जाती है। लेकिन सिकल सेल पेशेंट को कुछ चीजों का ध्यान बिल्कुल जरूर रखना है कि उनको बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं निकलना है, बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम नहीं करना है, अगर काफी ऊंची हाइट्स पर जा रहे हैं तो भी उनको ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा है कि पानी पूरी मात्रा में लेना चाहिए। सिकल सेल पेशेंट को जब क्राइसिस होता है तब सबसे पहला है उसका हाइड्रेशन। अगर उसकी हाइड्रेशन, उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल और अगर उसका पेन मैनेजमेंट अच्छी तरह किया जाए तो बहुत आसानी से वो क्राइसिस पीरियड में से बाहर आ जाते हैं और बच जाते हैं। सिकल सेल डिजीज की अच्छी बात है कि हम इसको 100% यानी कि 100% इसका प्रिवेंशन या रोकथाम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी बात है, जैसे मैंने पहले समझाया कि सिकल सेल का वाहक होता है, और अगर उसकी शादी दूसरे सिकल सेल वाहक से होती है तो ही उनके बच्चों को सिकल सेल डिजीज होता है। तो अगर शादी के पहले हम लोग ब्लड टेस्ट के द्वारा ढूंढ लें कि कौन से बच्चे सिकल सेल के वाहक हैं और उन्हें सही सलाह दी जाए कि अपना लाइफ पार्टनर जब वो सिलेक्ट कर रहे हैं तब सामने दूसरे वाहक को सिलेक्ट ना करें, तो कभी भी उनके परिवार में सिकल सेल ग्रसित बच्चा जन्म नहीं लेगा। और दूसरी स्टेज है जहां शादी के बाद पता चलता है कि पति पत्नी दोनों सिकल के वाहक हैं, तो जरूरी होता है कि उसका प्रीनेटल डायग्नोसिस किया जाए, यानी कि जब करीब 2.5 महीने का गर्भ होता है तो गर्भस्थ शिशु यानी कि माता के गर्भ से हम सैंपल लेके उसका लेबोरेटरी तपास करके हम निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि आने वाला बच्चा या बच्ची वो सिकल सेल डिजीज ग्रसित होगा या नॉर्मल होगा, क्योंकि उनके लिए हर प्रेगनेंसी में 25% चांस है कि उनका बच्चा डिजीज वाला जन्म लेगा। तो वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज डे पूरी दुनिया में ये अंतर्राष्ट्रीय दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के प्रति समाज जागरूक हो, सरकार जागरूक हो, देश के नागरिक समझें और धीरे धीरे हम इसको कंट्रोल करें और लोगों का जीवन बेहतर बनाएं। सिकल सेल डिजीज, अभी आप इस डिजीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर अनिल खत्री से। इस बीमारी के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है और इसके सिम्टम्स को पहचान कर कैसे इससे बचाव किया जा सकता है और इसका उपचार किया जा सकता है आपने जाना। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।